हेलो दोस्तों, मैं रश्मि आनंद, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हम इस वीडियो में प्राचीन राजनीतिक विचारक मैकियावेली के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म, सबसे पहले इनका नाम फुल नेम है निकोलो मैकियावेली। तो इनका जन्म 1469 ईस्वी में 1469 ईस्वी में इटली के प्रसिद्ध नगर फ्लोरेंस में हुआ था। तो इटली का जो प्रसिद्ध नगर था उस समय विख्यात था फ्लोरेंस, तो वहीं पे इनका जन्म हुआ था। अत्यंत परिश्रमी थे ये, बहुत ही मेहनती थे एवं असाधारण प्रतिभावान होने के कारण उन्हें क्या हुआ था, उसी गणराज्य में जहाँ वो रह रहे थे, गृह विदेश व युद्ध के विभागों से संबंधित मंत्रालय में द्वितीय सचिव के पद पर नियुक्ति दी गई। तो ये बहुत ही मेहनती थे, सर्वगुण संपन्न व्यक्ति थे, असाधारण प्रतिभावान के धनी थे। तो वहीं पे इनको मंत्रालय में द्वितीय सचिव के पद पर नियुक्ति दी गई। फिर क्या हुआ, 1512 ईस्वी तक वह गणराज्य में प्रभावशाली स्थिति प्राप्त कर चुके थे। 1512 ईस्वी तक ये क्या कह रहे, इनकी स्थिति बहुत ही मजबूत हो गई थी। ये बहुत ही प्रभावशाली स्थिति प्राप्त कर चुके थे उस गणराज्य में। इनको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि ये प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। तो और क्या हुआ, उनका भविष्य बहुत उत्तम दिखाई देने लगा। किंतु अब यहाँ पे अब आ गया कि मेडिसी जो परिवार था, मेडिसी परिवार बहुत ही उत्पाती था, आक्रमणकारी था। तो उन्होंने क्या किया, मेडिसी परिवार ने जनता को भयभीत करके रखा हुआ था। बहुत उत्पाती काम करते थे ये मेडिसी परिवार के लोग, तो जनता में भय बना रहे इसीलिए वैसा काम करते थे। तो जनता को भयभीत करके रखते थे, तो जनता डरी हुई थी। और जनता डरी हुई थी तो इनका जो शासक था उस समय, जो वहाँ का साओ नारोला वहाँ का नेता था उस समय, वो क्या किया, वो जनता की रक्षा करने में असमर्थ दिखाई देने लगा। तो जनता क्या की, साओ नारोला जो वहाँ का नेता था उनके विरुद्ध क्रुद्ध हो गई। भयभीत जनता थी, क्रुद्ध बहुत ही गुस्से में थी। उसने क्या किया, अपने ही नेता जो साओ नारोला थे इसके विरोधी हो गई। अब क्या किया जनता ने, जो उनके नेता थे साओ नारोला, उनके विरुद्ध खड़ी हो गई और उनको क्या किया, जिंदा जला दिया। क्योंकि वो क्या कर रहे थे, वो जो जनता मेडिसी परिवार से डरी हुई थी, उनकी रक्षा करने में असमर्थ थे, इसीलिए जनता ने क्या किया, बहुत ही गुस्से में आकर साओ नारोला को जिंदा जला दिया, जीवित ही जला दिया उनको, और मेडिसी को बुलाकर उसे सत्ता सौंप दी। तो किस प्रकार से यहाँ कैसे पूरा उलट पलट हो जाता है, अब हम आगे देखते हैं। जब ये मेडिसी परिवार आ गया, मेडिसी सत्ता में आ गई, तो इन्होंने क्या किया, अब वहाँ के जो पदाधिकारी थे उसको भी हटा दिया। तो मैकियावेली उस समय उस सत्ता में काम कर रहे थे, पदाधिकारी थे, तो उनको भी उस पद से हटा दिया गया। और क्या किया गया, उन पर मेडिसी वंश के शासन के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का आरोप लगाकर जेल भेज दिया गया। अब कैसा यहाँ पूरा षड्यंत्र रचा गया कि ये क्या है, मैकियावेली मेडिसी वंश के शासन के विरुद्ध हैं, इसीलिए इन पर क्या किया गया, आरोप लगाया गया और जेल भेज दिया गया। यातनाएं, बहुत प्रताड़नाएं दी गई उनको। किसी प्रकार अपने मित्रों की सहायता से 1 वर्ष बाद जेल से मुक्ति मिली उनको, किंतु राजनीति से संन्यास लेने की शर्त उनको स्वीकारनी पड़ी। अब यहाँ इसलिए इनको एक शर्त भी दी गई कि आप राजनीति से संन्यास लीजिए, तभी आपको इससे मुक्ति मिलेगी। तो ये राजनीति से संन्यास लेने की शर्त इनको स्वीकारनी पड़ी और जीवन के अंतिम वर्ष अपने गांव में अपने फॉर्म पर बिताए। उसके दिन का, अब जो मैकियावेली के दिन कैसे गुजरते थे, कैसे बीतते थे, तो जो इनका फॉर्म हाउस था, वहीं पे ग्रामीण जनों से बातें करने में और प्रायः एक प्रकार से आलस्य, उदासीनता, आवारागर्दी, निरुद्देश्य घूमना फिरना में व्यतीत होता था। ये वो निकम्मे लोगों की तरीके घूमते थे जिनका कोई उद्देश्य नहीं था। आवारागर्दी, गुंडागर्दी यही सब करते थे, आलस उदासीनता में ये इनका दिन व्यतीत होता रहता था, बिना किसी उद्देश्य के घूमते रहते थे। और किंतु क्या होता था, शाम होते ही वह घर लौट आता था। घर लौट के वो धूल व मैल से जो गंदे वस्त्र थे उनको उतार कर शाही दरबार वाले वस्त्र धारण करते थे और अध्ययन में डूब जाते थे।
मानसिक स्तर पर इतिहास के महापुरुषों से संभाषण करते और निर्धनता, निराशा व मृत्यु के भय से मुक्त होकर स्वयं एक महापुरुष बन जाते थे तथा अनुभव के आधार पर इतिहास से प्रमाणित सत्य को कागज पर उतार देते थे। मैकियावली की अध्ययन पद्धति हम देखते हैं, अरस्तु के बाद वह पहला विचारक है जिसने आगमनात्मक पद्धति को विस्तृत रूप में अपनाया। मैकियावली की रचनाओं में आगमनात्मक पद्धति के अग्रलिखित प्रकार दिखाई पड़ते हैं। ऐतिहासिक पद्धति इनकी है पर्यवेक्षणात्मक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, यथार्थवादी तथा वैज्ञानिक और आगमनात्मक पद्धतियाँ इनकी सारी रचनाओं में देखी जाती हैं। यह उल्लेखनीय है कि राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से उनकी पहली जो 2 पुस्तकें हैं उनका क्या है, विशेष महत्व है। मैकियावली ने डिस्कोर्सेस में, अब इनकी जो बुक है डिस्कोर्सेस, उसमें किसका वर्णन किया है, गणतंत्रीय शासन की स्थापना, अस्थायित्व तथा विस्तार के बारे में विचार प्रकट किए हैं। डिस्कोर्सेस में मैकियावली के विचार एक बड़ी मात्रा में आदर्शवादी या कल्पना प्रिय हैं और वह मानवतावादी तथा गणतंत्र का उत्साही समर्थक दिखाई पड़ता है। अब डिस्कोर्सेस में इन्होंने आदर्शवादी, कल्पना प्रिय हैं, इनको आदर्शवादी माना जाता है और वह मानवता तथा गणतंत्र के समर्थक यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं डिस्कोर्सेस में। किंतु द प्रिंस में, जो इनकी द प्रिंस नामक ग्रंथ है उसमें इनका एकदम भिन्न रूप दिखाई देता है, वहाँ पे एकदम अलग दिखाई देते हैं। यहाँ मैकियावली एक अधार्मिक, अनैतिकतावादी, मतलब अधार्मिक हो जाते हैं, अनैतिकवादी हो जाते हैं तथा निरंकुश राजतंत्र के प्रबल समर्थक के रूप में उभरते हैं। तो ये यहाँ पे कैसा रूप दिखाई देता है इनका, ये अधार्मिक हो जाते हैं, अनैतिकवादी, निरंकुश राजतंत्र के समर्थक रूप में उभरते हैं। मानव स्वभाव पर मैकियावली के विचार क्या हैं? मैकियावली ने अपनी व्यू ऑफ मैकियावली ऑन ह्यूमन नेचर, जो ह्यूमन नेचर पर मैकियावली का व्यू है, दृष्टिकोण है, तो ये इनकी बुक है व्यू ऑफ मैकियावली ऑन ह्यूमन नेचर, पुस्तक डिस्कोर्सेस ऑफ लाइफ तथा प्रिंस में मानव प्रकृति या स्वभाव संबंधी अपने विचार प्रकट किए हैं। डिस्कोर्सेस ऑफ लाइफ में वह मानव को एक सद्गुणी प्राणी मानता है। डिस्कोर्सेस में कहते हैं कि मानव क्या है, एक सद्गुणी प्राणी है, सर्वगुण संपन्न प्राणी है। वहीं अपनी पुस्तक द प्रिंस 1532 में लिखी गई, बार बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि द प्रिंस किस वर्ष लिखी गई, 1532, और किसकी पुस्तक है, तो मैकियावली की है। मानव को अपनी प्रकृति से ही एक निकृष्ट एवं अनैतिक प्राणी मानता है। तो ये प्रिंस में क्या करते हैं, मानव को एक निकृष्ट अनैतिक प्राणी मानते हैं। इस प्रकार जहाँ डिस्कोर्सेस में मानवीय दुर्बलताओं के प्रति उनका रुख कुछ सहानुभूतिपूर्ण है, वहीं प्रिंस में उनके रूप में कटुता व तीखापन दिखाई पड़ता है कि वो कट्टर विरोधी हो जाते हैं मानव के। उनका जो मानव स्वभाव है संबंधी विवरण तत्कालीन इटली के पतनशील समाज व शासक वर्ग से प्रभावित है। अब ये जो मानव स्वभाव संबंधी का विवरण है, वहाँ कहाँ से ये प्रभाव पड़ता है उन पर, तो इटली उस समय जो तत्कालीन इटली के पतनशील समाज व शासक से वहाँ पे ऐसा मतलब कि उस समय स्थिति थी जिससे वो प्रभावित होते हैं और अपने मानव संबंधी विचार विवरण देते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं मानव प्रकृति के बारे में उनके क्या विचार हैं, इस प्रकार हैं, आइए हम देखते हैं। तो मैकियावली का मत है कि मानव अपनी प्रकृति से स्वार्थी होता है। मानव अपने नेचर से कैसा होता है, स्वार्थी होता है, केवल अपने ही लिए ही जीता है। वह प्रत्येक स्थिति में अपने हित की पूर्ति चाहता है और लाभ हानि देखकर ही कोई काम करता है। मनुष्य का स्वार्थ मुख्य रूप से 2 क्षेत्रों में प्रकट होता है। अब जो ये स्वार्थी की भावना है, स्वार्थ की भावना, ये किस रूप में होती है, धन की प्राप्ति एवं सत्ता या प्रभुत्व की प्राप्ति। धन से ज़्यादा धन अर्जित करना चाहेगा, कितना बड़ा हम अमीर हो जाएं, और सत्ता या प्रभुत्व की प्राप्ति हो जाए कि हम शासन सत्ता में बने रहें शीर्ष पर। मनुष्य अपने स्वार्थों तथा धन व सत्ता की कामना के प्रभाव में क्या होता है, महत्वाकांक्षी बन जाता है। उसी महत्वाकांक्षी वाली भावना है, उसी से वो लगातार क्या है, असंतुष्ट रहने लगता है, निराश रहने लगता है, वो कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता। उसका परिणाम यह होता है कि मनुष्य सदैव अपने वर्तमान से असंतुष्ट रहता है, कि वो जो भी वर्तमान में उस समय उसके पास है उससे लगातार असंतुष्ट रहता है। चाहे जितने सुख सुविधा हुए उसका असंतुष्ट महसूस हुए कि हमें और चाहिए, हम इतने में नहीं संतुष्ट हैं, और चाहे जितना ला के दे दियो का वो संतुष्ट हो ही नहीं सकत।
इस स्थिति में उसे क्या होता है, अतीत सुखपूर्ण लगता है। अब वो सोचता है कि पहले हमारे लगे कुछ नहीं रहा, तब भाई हम सुखी रहें। अब इतना सब कुछ होने के बाद तब वो ये सारी जो सुविधाएं हैं हमको सुख नहीं दे पा रही हैं, तो इससे बढ़िया जो हमारा पिछला वाला समय रहा वही सही है। तो उसको इस स्थिति में क्या होता है, उसे अपना अतीत सुखपूर्ण लगता है और भविष्य को आशा से देखता है। अब मनुष्य अपनी महत्वाकांक्षाओं के प्रभाव से ईर्ष्यालु भी बन जाता है। अब उसमें ईर्ष्या जलन की भावना उत्पन्न हो जाती है। मैकियावली के अनुसार अधिकांश मनुष्यों में क्या होता है, अविवेक का लक्षण भी पाया जाता है। कुछ मनुष्य क्या होते हैं, अविवेकी होते हैं, अविवेक का लक्षण पाया जाता है, उनमें मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं। मैकियावली का मत है कि अधिकांश मनुष्य अपने अविवेकपूर्ण अधिकांश मनुष्य क्या होते हैं, इतने अविवेकपूर्ण होते हैं कि वे अपने हित अनहित को सरलता से समझने में असमर्थ होते हैं। अतः मैकियावली कहते हैं कि मनुष्य ने अपने प्रकृति ने क्या किया है, नेचर ने चालाक मनुष्य के हाथ का खिलौना बताया है मनुष्यों को, कि प्रकृति ने क्या किया है, मनुष्यों को चालाक मनुष्य के हाथ का खिलौना बताया है कि कैसे चालाक मनुष्य लोगों का इस्तेमाल करते हैं अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए। निरंकुश मनुष्य के हाथ का शिकार बताया है। तो ये पूरा ऐसे इतना दे दिया जा सकता है, तो कह दिया जाएगा ये किसने कहा है, तो ये मैकियावली का कथन है। मैकियावली के अनुसार मनुष्य का विवेक विभिन्न प्रकार के आवेगों में प्रकट होता है, जैसे प्रेम और भय। मनुष्य प्रेम और भय से ही कार्य करते हैं। इनमें क्या होता है, भय अधिक कारगर, डराए धमकाए रहा वो तो ज़्यादा काम करे। मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी, झगड़ालू, कृतघ्न, छली एवं अनैतिक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि ये किसने कहा है। मनुष्य स्वभाव से क्या है, स्वार्थी है, झगड़ालू, कृतघ्न, छली और अनैतिक है। मैकियावली के मानव संबंधी जो स्वभाव का विवरण है का निष्कर्ष, मनुष्य अपनी प्रकृति से ही नैतिक प्राणी, मतलब यहाँ पे कहा जाता है, मैकियावली ने कहा है कि मनुष्य क्या है, अपनी प्रकृति से अनैतिक एवं वह असामाजिक प्राणी है। वो सामाजिक नहीं है, असामाजिक है, अनैतिक है, इसलिए विश्वास योग भी नहीं है। अब जो सामाजिक है ही नहीं, अनैतिक है ही नहीं, अनैतिक है, असामाजिक है, तो उस पर विश्वास कैसे किया जा सकता है। तो मनुष्य अपनी प्रकृति से ही अनैतिक व असामाजिक प्राणी है, ऐसा मैकियावली कहते हैं, इसलिए वो विश्वास योग भी नहीं है। मनुष्य में विवेक तो है, किंतु आचरण में वह पशुतुल्य है कि जानवरों के समान ही है आचरण में। सही बात कहा है, ऐसे आज भी देखा जा सकता है। मानव स्वभाव पर आधारित राजनीतिक निष्कर्ष। अब मानव स्वभाव के आधार पर मैकियावली निम्न राजनीतिक निष्कर्ष निकालते हैं। मैकियावली के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी नहीं है, ठीक, सामाजिक प्राणी नहीं है, अतः एक स्वाभाविक संस्था भी नहीं है। इसके अनुसार, अब मैकियावली के अनुसार राज्य क्या है, एक आकस्मिक संस्था है जिसकी उत्पत्ति किस लिए हुई, मनुष्यों की सुरक्षा के लिए हुई है। शासक का प्रथम दायित्व क्या होगा कि नागरिकों के जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा करना होगा। स्वमानुष्य स्वभाव से स्वार्थी, झगड़ालू, कृतघ्न, छली एवं अनैतिक प्राणी है। इसी आधार पर मैकियावली किसका समर्थन करते हैं, निरंकुश एवं सर्वसत्तावादी राजतंत्र का समर्थन करते हैं। मनुष्य अपनी प्रकृति से अनैतिक प्राणी है, इसलिए राजनीति का भी नैतिकता से प्रत्यक्ष संबंध नहीं हो सकता। इसी आधार पर मैकियावली राजनीति व नैतिकता का पृथक्करण करते हैं। कई क्वेश्चन बन रहे हैं कि अब राजनीति व नैतिकता का पृथक्करण किसने किया, मैकियावली ने। अब मैकियावली किसके समर्थक माने जाते हैं, तो ये निरंकुश एवं सर्वसत्तावादी राजतंत्र के समर्थक हैं। अब जो मानव संबंधी इनके विचार थे उसकी आलोचना की गई है। तो मनुष्य एक पक्षीय विवरण मनुष्य का एक पक्षीय विवरण मैकियावली प्रस्तुत करते हैं। मनुष्य में कुछ दुर्गुणों के साथ साथ सद्गुण भी पाए जाते हैं, ऐसा आलोचकों का कहना है, ठीक। तो मैकियावली के क्या करते हैं, एक पक्षीय विवरण ही देते हैं मानव का। मनुष्य विवेकशील प्राणी है, ना कि अविवेकशील। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, ना कि असामाजिक प्राणी। राज्य क्या है, आकस्मिक और शक्ति पर आधारित संस्था नहीं है, अपितु क्या है, विकसित एवं नैतिकता पर आधारित संस्था है। राजनीति का नैतिकता से पृथक्करण करना उचित नहीं है। तो ये आलोचना है विचारकों की। अब हम देखते हैं, अब इनका नैतिकता संबंधी विचार क्या है। मैकियावली मध्य युग का विचारक है और इस काल में धर्म, नैतिकता, राजनीति में घनिष्ठ संबंध स्वीकारा जाता था। उस समय क्या था, धर्म, नैतिकता और राजनीति क्या है, एक दूसरे में घनिष्ठ संबंध था।
मैकियावली ने धर्म नैतिकता का राजनीति से पृथक्करण किया। अब नैतिकता का राजनीति से पृथक्करण किसने किया? मैकियावली ने। इसी संदर्भ में डनिंग का कथन है कि अब डनिंग ने क्या किया है? मैकियावली मध्य युग का अंत करता है। मैकियावली क्या करता है? मध्य युग का अंत करता है तथा साथ में आधुनिक युग की शुरुआत करता है। बहुत अच्छा कोटेशन दी गई है, डनिंग ने कहा है। अब यहाँ जैसे आ जाए कि लिख दिया जाए मध्य युग का अंत करता है तथा साथ में आधुनिक युग की शुरुआत करता है, ये मैकियावली का कथन है। मैकियावली के बारे में कहा गया है, तो ये किसने कहा है? तो ये कहा है डनिंग ने। तो डनिंग ने कहा है कि मैकियावली मध्य युग का अंत करता है और साथ में आधुनिक युग की शुरुआत भी करता है। मैकियावली के नैतिकता संबंधी विचार इस प्रकार हैं। अब हम देखते हैं धर्म आधारित नैतिकता का विरोध। अब जो धर्म पर आधारित नैतिकता थी मनुष्य के समय में, मैकियावली जो था, मैकियावली के समय में नैतिकता का आधार ईसाई धर्म था। उस समय ईसाई धर्म बहुत ही चरम सीमा पर था। ईसाई आध्यात्मिक सुखों का पाठ पढ़ाता है। धर्म आधारित नैतिकता से प्रभावित होकर व्यक्ति राष्ट्र, राज्य और राष्ट्रीय भावना के विरुद्ध आचरण करता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं धर्म आधारित नैतिकता से प्रभावित होकर व्यक्ति क्या करता है? राष्ट्र, राज्य और राष्ट्रीय भावना के विरुद्ध आचरण करने लगता है। मैकियावली ने स्वयं पोप व चर्च के अधिकारियों को इस प्रकार के नैतिकता के विरुद्ध आचरण करते पाया है कि उस समय कैसे वहाँ के अधिकारी थे पोप व चर्च के कि वो अनैतिक व्यवहार करते थे, नैतिकता के विपरीत आचरण करते थे। तो नैतिकता का, तो यहाँ पे धर्म आधारित नैतिकता का विरोध किया है इन्होंने। नैतिकता का आधार राजयुत होना चाहिए। तो मैकियावली सांसारिक जीवन को वास्तविक मानता है। उसके अनुसार मनुष्य के जीवन की रक्षा और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य परम आवश्यक है। तो जो जीवन की रक्षा और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य क्या है? परम आवश्यक संस्था है। मैकियावली के अनुसार क्या होता है? राज्य का प्रमुख नैतिक दायित्व क्या होगा कि वह नागरिकों के जीवन की रक्षा और वह भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे। इस प्रकार मैकियावली का निष्कर्ष निकलता है कि राज्य के नैतिक नियम सार्वभौम नैतिक नियमों से भिन्न होते हैं। नैतिकता के दोहरे मानदंड होने चाहिए। मैकियावली ने राज्य के हित को नैतिकता का आधार माना है, किंतु व्यवहार में राज्य में दो पक्ष दिखाई देते हैं। पहला शासक एवं शासित, और दो पक्ष हैं, क्या क्या हैं? शासक एवं शासित। तो शासक और शासित दो पक्ष हैं, उनमें उसने इन दोनों के लिए नैतिकता के अलग अलग मानदंड स्वीकार्य हैं। अब शासक जो नैतिकता है यहाँ पे हम देखते हैं, मैकियावली का मत है शासक का प्रमुख नैतिक उत्तरदायित्व क्या होगा? राज्य की रक्षा करना एवं विस्तार करना है। अब शासक क्या करेगा? राज्य में और विस्तार करना चाहेगा, उसकी रक्षा करना चाहेगा। इसके लिए शासक जो कार्य करेगा वही उचित है, भले ही वह कार्य सार्वभौम रूप से अनैतिक हो। मैकियावली के अनुसार क्या है? शासक राज्य का निर्माता है, राज्य का निर्माण करता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करता है, विस्तार करना चाहता है, रक्षा करता है, तो वह नैतिकता की सीमाओं से बाहर है, नैतिकता की सीमाओं से बाहर ही रहकर वो काम कर सकता है। अतः राजा को राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। साधन तो सदैव आदरणीय समझे जाएंगे। साधन क्या है? साधन को सदैव क्या क्या आदरणीय समझा जाएगा। मैकियावली का कहना है कि शासक आवश्यकता पड़ने पर नैतिकता व धार्मिकता का आडंबर कर सकता है। अब जैसा लोग मंदिर मस्जिद में पहुंच जाते हैं ना, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं शासक क्या होता है? वो जो आवश्यकता पड़ने पर नैतिकता व धार्मिकता का आडंबर कर सकता है और राज्य की सुरक्षा के लिए कोई भी अनैतिक कदम उठा सकता है। अतः शासक को अवसर के अनुसार शेर और लोमड़ी की नीति का पालन करना चाहिए, मैकियावली के अनुसार। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आया हुआ, शेर और लोमड़ी की नीति का जो ये विचार है किसने दिया है? तो ये दिया है मैकियावली ने, कि शासक के पास शेर और लोमड़ी की नीति का जो जैसी कला होनी चाहिए। शासितों की नैतिकता, अब शासक की हमने देखी, अब शासितों की नैतिकता देखते हैं। मैकियावली ने प्रजा के लिए नैतिकता
के कर्तव्य प्रधान सिद्धांत को माना है। अब जो मैकियावेली हैं उन्होंने प्रजा के लिए नैतिकता के कर्तव्य प्रधान जो कर्तव्य होने चाहिए उसको सबसे प्रमुख उसको सर्वप्रथम महत्व दिया है। उनका कहना है कि नागरिकों को शासक की आज्ञा का पालन करना चाहिए और राज्य के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। नैतिकता व राजनीति का पृथक्करण, तो यहाँ पे हम देखते हैं मैकियावेली के अनुसार राज्य एक आकस्मिक संस्था है। कैसी संस्था? आकस्मिक संस्था है जिसकी उत्पत्ति अनैतिक स्वभाव, अनैतिक मनुष्य स्वभाव के अनुरूप नागरिकों की सुरक्षा के लिए हुई है। साथ में मैकियावेली अपने व्यवहारिक अनुभव के आधार पर बताता है कि शक्ति पर आधारित शासक ही सफल हुए हैं। मैकियावेली कहते हैं जिसके पास पावर है वही असली अधिकारी है शासक का। तो कहते हैं कि जो शक्ति पर आधारित शासक हैं वही सफल हुए हैं, ना कि नैतिकता का पालन करने वाले। सावोनारोला जैसे ईसाई शासक जिसे जनता ने जिंदा डाला, मतलब जला दिया, जीवित जला दिया उनको। अतः जो मैकियावेली हैं, अब ये सावोनारोला जो था ये नैतिकता का पालन करने वाला था, तो इसीलिए बताया जा रहा है कि नैतिकतावादी था, इसीलिए इसको जनता ने जिंदा जला डाला, क्योंकि सावोनारोला क्या है, जनता की सुरक्षा करने में असमर्थ था मेडिसी परिवार के आक्रमणों से, तो इसीलिए उन्होंने जिंदा जला डाला जनता ने। और मैकियावेली, अब यहाँ पे मैकियावेली निष्कर्ष निकालते हैं कि राजनीति व नैतिकता का पृथक होना चाहिए। मैकियावेली को पुनर्जागरण का शिशु भी कहा जाता है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पुनर्जागरण का शिशु मैकियावेली। सभी राजनीतिक विचारकों के चिंतन पर उनके युग की परिस्थितियों एवं प्रकृतियों का प्रभाव पड़ता है, किंतु मैकियावेली के चिंतन पर यह प्रभाव अधिक मात्रा में पड़ा कि डनिंग ने उसके बारे में लिखा है, मैकियावेली के बारे में लिखा है। यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी संपूर्ण अर्थ में अपने युग का शिशु था। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, डनिंग ने कहा है कि जो उस प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी थे वो क्या थे, अपने युग के शिशु थे। ये डनिंग ने कहा है, आया हुआ है क्वेश्चन। इसे संदर्भ में W.T. जोन्स ने कहा है मैकियावेली को अपने युग का एक श्रेष्ठ सारांश बताया है। अब जोन्स कहते हैं, W.T. जोन्स, कि मैकियावेली क्या है, अपने युग के एक श्रेष्ठ सर्वोच्च सारांश है। मैकियावेली के समस्त राजनीतिक विचार तत्कालिक समय की विभिन्न परिस्थितियों से प्रभावित थे। मैकियावेली के राज्य संबंधी विचार क्या हैं? राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई? तो मैकियावेली ने राज्य को एक अस्वाभाविक एवं निर्मित कृत्रिम संस्था माना है कि राज्य क्या है, एक अस्वाभाविक रूप से जन्म हुआ है इसका, निर्मित कृत्रिम संस्था है कि इसको निर्मित किया गया है, ना कि प्राकृतिक रूप से है। तो ये मानव स्वभाव मूलतः दुष्ट है, वो दुष्ट है मानव स्वभाव, स्वार्थी है, लालची एवं अहंकारी है, अहंकार की भावना उसमें रहती है। मानव स्वभाव के इन दोषों के कारण अराजकता, अव्यवस्था तथा संघर्ष की स्थिति का जन्म होता है। वो तो होगा ही, जैसे वहाँ के लोग होंगे वैसे वहाँ की व्यवस्था होगी, और इससे सभी के कष्टों में वृद्धि होती है। इस दुखद स्थिति के अंत के लिए मनुष्यों ने एक ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति को शासक बनाना तय किया जो उनके जीवन एवं संपत्ति की रक्षा करने में समर्थ हो और समाज में शांति व व्यवस्था स्थापित करे। राज्य की प्रकृति व उद्देश्य क्या होना चाहिए? अपनी प्रकृति से राज्य एक निर्मित संस्था तो है ही, साथ ही यह शक्ति पर आधारित संस्था भी है। राज्य की यह प्रकृति उसके उद्देश्य को तय करती है। अब राज्य की जो नेचर है उसके उद्देश्य को, लक्ष्य को तय करती है कि राज्य अपनी प्रकृति से शक्ति पर आधारित संस्था है और उसके हित में यही है कि वह निरंतर अपनी शक्ति में वृद्धि करता रहे। इस प्रकार राज्य का प्रमुख उद्देश्य निरंतर क्या है? शक्ति अर्जन करना है। इस दृष्टि से राज्य को लगातार अपने धन तथा साधनों का विस्तार करना चाहिए। राज्य की स्थापना मनुष्यों ने अपने जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा के लिए की है। अतः मैकियावेली मानता है कि राज्य का एक प्रमुख उद्देश्य मनुष्य की इस इच्छा की पूर्ति एवं आदर करना है। शासक राज्य को चाहिए कि वह मनुष्यों के जीवन एवं संपत्ति की पूर्ण रक्षा करे, क्योंकि मनुष्य इन दोनों से बेहद प्यार करता है। संप्रभुता
मैकियावेली ने राज्य को अन्य सभी संगठनों से उच्च एवं श्रेष्ठ माना है कि राज्य क्या है, सर्वश्रेष्ठ संस्था है और उन पर राज्य के नियंत्रण का समर्थन किया है। मैकियावेली का राज्य किसी पारलौकिक अथवा लौकिक सत्ता के प्रति उत्तरदायी भी नहीं है। उनके चिंतन में संप्रभुता के दो तत्वों की झलक दिखाई पड़ती है, एक अविभाज्यता है, एक निरंकुशता है। कौन कौन सी? अविभाज्यता, जिसको विभाजित नहीं किया जा सके, और निरंकुशता है। उसका मत है मैकियावेली के अनुसार शासक की शक्ति अविभाज्य होती है। शासक की इस शक्ति को ही मैकियावेली के बाद के विचारकों ने राज्य की संप्रभुता का लक्षण बताया है। मैकियावेली ने शासक की शक्ति को निरंकुश एवं तथा अमर्यादित बताया है कि जो शासक की शक्ति है वो निरंकुश है, उस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं लगा सकता है, वो अमर्यादित है, किसी भी मर्यादा में, सीमा में रहकर काम नहीं करता है। शासक की शक्ति पर आंतरिक क्षेत्र में कोई नियंत्रण नहीं होता है, अपितु उसी के आदेशों का अन्य सभी पालन करते हैं। बाह्य क्षेत्र में शासक अन्य किसी शासक का न तो दबाव स्वीकारता है और न ही उसके प्रति उत्तरदायी है। सीमा के बाहर सभी शासक राज्य समानता की स्थिति रखते हैं। अब राष्ट्र राज्य क्या होगा, कैसा होगा इनका? मैकियावेली ने राष्ट्र राज्य की धारणा को सैद्धांतिक रूप में प्रस्तुत नहीं किया। अब ये सैद्धांतिक दृष्टि से नहीं है, किंतु उनके चिंतन में ऐसे तत्व अवश्य मौजूद हैं जो राष्ट्रीयता एवं राष्ट्र राज्य के आधुनिक विचार के पर्याप्त निकट हैं। उन्होंने क्या किया? अस्पृश्यता धर्म के आधार पर संगठित राज्य के स्थान पर ऐसे प्रादेशिक आधार पर संगठित राज्य का विचार प्रस्तुत किया, जिसमें क्या होगा? नागरिकों के बीच नस्ल, भाषा, संस्कृति, भूगोल व अर्थशास्त्र आदि की एकता हो, ना कि विभिन्नता हो। ठीक, तो ये धर्म पर जो आधारित समाज था, उस समय राज्य था, उसकी आलोचना करते हैं और कहते हैं इसके आधार पर, इसके स्थान पर कैसा राज्य होना चाहिए, एक ऐसा प्रादेशिक आधार पर आधारित संगठित राज्य का विचार इन्होंने दिया कि जिसमें क्या होगा? नागरिकों में एकता होगी, सहयोग की भावना होगी, आपस में भाईचारा होगा, जिसके बीच नस्ल, भाषा, संस्कृति, भूगोल और अर्थशास्त्र आदि की एकता हो, विभिन्नता में एकता होगी, तभी वो एक अच्छा राज्य कहलाएगा। तो यहाँ पे वस्तुतः व तत्कालीन स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड की भांति संपूर्ण इटली को भी एक स्वीकृत, संगठित तथा शक्तिशाली राज्य के रूप में देखना चाहता था। इस दृष्टि से उन्होंने क्या किया? मैकियावेली ने विभिन्न राज्यों में विभक्त तत्कालीन इटली के एक राज्य के रूप में संगठित होने पर बल दिया और इन विभिन्न राज्यों में मौजूद सामंतवादी व्यवस्था तथा भाड़े के सैनिकों की परंपरा का विरोध किया। जो वहाँ पे सामंतवादी और जो भाड़े के सैनिकों की परंपरा थी, उसका विरोध किया और उसके उपरोक्त विचारों के आधार पर प्रोफेसर हरनसा ने उसे क्या किया? राष्ट्र राज्य की अवधारणा का जनक कहा है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, राष्ट्र राज्य की अवधारणा का जनक मैकियावेली को किसने माना है? प्रोफेसर हरनसा ने माना है। राज्य का वर्गीकरण कैसा होना चाहिए? तो राज्य का वर्गीकरण मैकियावेली ने किया है। मैकियावेली के अनुसार राज्य के वर्गीकरण दो भागों में किया है इन्होंने। नंबर 1 है शासन सत्ता का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या, दूसरी है शासन सत्ता के प्रयोग का उद्देश्य क्या होगा। तो यहाँ पे मैकियावेली ने अरस्तू का अनुसरण करते हुए शासन प्रणालियों के वर्गीकरण का आधार जो स्वरूप था, उसको दो तथ्यों का स्वीकार किया है। जैसा कि हमने बताया कि जो शासन सत्ता का प्रयोग करेंगे उनकी कितनी संख्या होनी चाहिए व्यक्तियों को, और जो शासन सत्ता का प्रयोग का उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो ये दो स्वरूप हैं। अब अरस्तू की ही तरह ने मैकियावेली ने शासन के अग्रलिखित 3 रूप बताए हैं। अब ये भी वहीं से उनके विचारों से ले लेते हैं, राजतंत्र, कुलीन तंत्र, संवैधानिक प्रजातंत्र। पुनः मैकियावेली ने अरस्तू की तरह शासन के अग्रलिखित 3 भ्रष्ट विकृत रूप भी बताए हैं, निरंकुश तंत्र, धनिक या तंत्र या अल्पतंत्र, और प्रजातंत्र तीसरा। तो ये सारे रूप हैं, भ्रष्ट रूप हैं। तो यहाँ पे देखा हमने द प्रिंस में मैकियावेली ने वस्तुतः, अब ये किसका समर्थन करते हैं किसका नहीं, यहाँ पे हम आगे देखते हैं।
तो इनकी जो प्रिंस बुक थी द प्रिंस, वहाँ पे इन्होंने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि माकियावेली ने राजतंत्र के दो प्रमुख भेदों को स्वीकार किया है। पहला है निरंकुश राजतंत्र तथा विधि सम्मत राजतंत्र। इसके अतिरिक्त तो निरंकुश राजतंत्र है और विधि सम्मत राजतंत्र है, ये दो भेद हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने क्या किया, राजा द्वारा राजपद ग्रहण करने की प्रक्रिया के आधार पर भी राजतंत्र के पुनः दो भेद, अब जो राजपद ग्रहण करने की प्रक्रिया है उसके आधार पर भी राजतंत्र को दो भेदों में स्वीकार किया। एक वंशानुगत राजतंत्र होगा, एक निर्वाचित राजतंत्र होगा। सामान्यतः वह विधि सम्मत एवं निर्वाचित राजतंत्र का समर्थक है। अब यहाँ पे विधि सम्मत व निर्वाचित राजतंत्र के समर्थक हैं, किंतु कुछ विशिष्ट एवं असाधारण स्थितियों में वह वंशानुगत एवं निरंकुश राजतंत्र को भी उचित मानते हैं। वस्तुतः द प्रिंस में जो इनकी बुक है वहाँ पे इन्होंने असाधारण राजनीतिक स्थितियों के प्रसंग में ही राजतंत्र के द्वितीय रूप का समर्थन किया है। जो ये द्वितीय रूप है वंशानुगत एवं निरंकुश राजतंत्र, वो असाधारण जो परिस्थितियाँ होंगी जैसे ही वैसे ही उसको अपनाया जाएगा, नहीं तो ये पहला वाला ही समर्थन करते हैं। केवल असाधारण स्थितियों में ही वंशानुगत एवं निरंकुश राजतंत्र को उचित मानते हैं। विधि एवं विधि निर्माता संबंधी विचार क्या हैं। मैकियावेली ने सख्त की राजनीति में विश्वास रखते हुए भी राज्य एवं समाज के जीवन में विधि के महत्व को अत्यधिक बृहद रूप में स्वीकारा है कि कानून ही सर्वोच्च है, किंतु मैकियावेली मात्र नागरिक विधि को ही महत्व प्रदान करते हैं। इस प्रकार मध्य युग में प्रचलित शाश्वत विधि, प्राकृतिक विधि, दैवीय विधि एवं जो परंपरागत विधि थी वहाँ की उसकी उपेक्षा की है मैकियावेली ने। मैकियावेली का मत है कि नागरिक समाज जो है राज्य की स्थापना एवं उनका संचालन केवल नागरिक विधि द्वारा ही संभव है। मैकियावेली क्या कह रहे हैं, नागरिक समाज जो है एवं राज्य की स्थापना और राज्य का संचालन केवल नागरिक विधि द्वारा ही संभव बताया है। इसके अभाव में मात्र अव्यवस्था एवं अराजकता की स्थिति प्राप्त होती है। मैकियावेली ने ईश्वर, प्रकृति तथा अथवा जन समूह की इच्छा जैसे अमूर्त तत्व को विधि का स्रोत नहीं माना है। कितना अच्छा उस समय विचार था। जो लोग आडंबर में, दिखावे में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो ये सब मैकियावेली किनारे कर देते हैं, कहते हैं ये सब बेकार है, इससे थोड़ी समाज का कल्याण होगा, राज्य विकसित होगा, इससे नहीं होगा। मनुष्य मैकियावेली ने क्या किया, ईश्वर, प्रकृति तथा जनसमूह की जो इच्छा है जैसे अमूर्त तत्व को विधि का स्रोत नहीं माना है, अपितु वह विधि निर्माता विधायक को ही विधि का स्रोत मानते हैं। मैकियावेली के विधि संबंधी विचारों की विशेषताएं क्या है। मैकियावेली की विधि एवं विधि निर्माता संबंधी विचारों में निम्नलिखित विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। मैकियावेली के विधि संबंधी विचार उनकी जो मानव प्रकृति की धारणा पर आधारित है। मनुष्य एक स्वार्थी एवं कृतज्ञ प्राणी है, जिसे विधि जैसे बाध्यकारी शक्ति द्वारा ही नैतिक व्यक्ति एवं सद्गुणी नागरिक बनाया जा सकता है। अब कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब कानून तो जब वहाँ उत्पात ही काम होते होंगे, सब स्थिति उथल पुथल रही होगी, मनुष्य जो है आपस में लड़कर मर रहे होंगे, तो इस जो अव्यवस्था थी उस समय वहाँ की, तो उसी पर अंकुश लगाने के लिए कि लोगों को कैसे नैतिक बनाया जाए, उनको सद्गुणी प्राणी बनाया जाए, तो जब वहाँ की जैसी परिस्थितियाँ थी उसी हिसाब से जो है ये विधि निर्माण किया गया है, जिसका लोग पालन करें और एक अच्छा समाज का निर्माण किया जा सके। तो यहाँ पे मनुष्य स्वार्थी होता है, कृतज्ञ होता है, वो अपने ही बारे में सोचता रहता है, तो विधि जैसे बाध्यकारी शक्ति लाई जाती है जिससे नैतिकता का पाठ पढ़ाया जा सके लोगों को और उनको सद्गुणी प्राणी बनाया जा सके, सद्गुणी नागरिक बनाया जा सके। मात्र नागरिक विधि के ही महत्व को स्वीकारा है। अब मैकियावेली ने क्या किया, नागरिक विधि के महत्व को ही स्वीकारा है, क्योंकि केवल यही ऐसी विधि है जो अराजकता व अव्यवस्था को समाप्त करके नागरिक समाज राज्य की स्थापना करने में समर्थ है। मैकियावेली ने केवल नागरिक समाज के संदर्भ में ही नैतिकता की अवधारणा को स्वीकारा है। इस प्रकार की नैतिकता जो होगी का निर्माण विधि द्वारा ही संभव है। अब जो नैतिकता लाई जाएगी वो किसके द्वारा ही संभव हो सकेगी, निर्माण जो
विधि द्वारा ही संभव है, कानून द्वारा ही संभव है, अतः वह विधि को नैतिकता का स्रोत मानता है कि कानून ही सर्वोच्च है। मैकियावेली ने स्वयं विधि का स्रोत विधि निर्माता को माना है। वस्तुतः उसके लिए विधि निर्माता विधि एवं नैतिकता दोनों का ही स्रोत है। यहाँ यह उल्लेखनीय है, यह बात कह देनी चाहिए, विधि निर्माता ही शासक है। विधि निर्माता ही क्या है? असली शासक है। इसका सरल अर्थ यह हुआ कि विधि निर्माता के रूप में शासक नागरिकों के विधिक, कानूनी एवं नैतिकता जीवन का नियंत्रण तो करता है, किंतु वह स्वयं किसी भी विधि एवं नैतिकता से ऊपर है, क्योंकि वह इसका जनक है। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि विधि निर्माता के रूप में शासक नागरिकों के विधिक, कानूनी एवं नैतिक जीवन का नियंत्रण तो करता है, किंतु वह जो है, जो विधि निर्माण कर रहा है उससे ऊपर है। उस पर जो है, जो ये जो विधि निर्माता है, इस पर जो है किसी प्रकार का अंकुश लगाया नहीं जा सकता। ये जो है, इस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। ये विधि से ऊपर है, विधि एवं नैतिकता से ऊपर इसको बताया गया है, क्योंकि वह इसका जनक है। जब ये स्वयं विधि निर्माता है तो फिर इस पर किस प्रकार का नियंत्रण। इस प्रकार उसकी दोहरी नैतिकता का सिद्धांत उनकी विधि की धारणा पर आधारित है। अब शासक के गुण कैसे होने चाहिए? मैकियावेली मूलतः एक अव्यवहारिक राजनीतिक चिंतक है। व्यवहारिक। तो शासक का गुण यहाँ पे बताया है मैकियावेली ने। तो मैकियावेली कहते हैं मूलतः एक व्यवहारिक राजनीतिक चिंतक है। मैकियावेली कैसे हैं? एक व्यवहारिक राजनीतिक चिंतक हैं, और वह तत्कालीन इटली की राजनीतिक दुर्दशा से दुखी थे। जिस समय वहाँ का जो पतन हो रहा था इटली का, वहाँ की व्यवस्था से वो बहुत ही दुखी थे। उनकी महत्वाकांक्षा जो वहाँ उसकी महत्वाकांक्षा थी कि इटली का राजनीतिक एकीकरण हो, एक इटली का एकीकरण चाहते थे मैकियावेली। वह न केवल शक्तिशाली राज्य बने, बल्कि अपितु क्या है, एक साम्राज्यवादी राज्य के रूप में प्राचीन रोमन साम्राज्य के गौरव को पुनः प्राप्त करें। उनका विश्वास था कि इस कार्य को किसी ऐसे निरंकुश शासक द्वारा पूरा किया जा सकता है जो शासन की कला का पूर्ण विशेषज्ञ हो। अपनी कल्पना के ऐसे भावी राजा नरेश की सहायता के लिए ही मैकियावेली ने द प्रिंस नामक ग्रंथ की रचना की है। प्रिंस के 18वें अध्याय में क्या किया उन्होंने? शासन की कला से संबंधित उन सिद्धांतों एवं नियमों का उल्लेख किया है जो राज्य एवं उसके हितों की रक्षा में सहायक हो सकते हैं। मैकियावेली का विश्वास था कि एक महत्वाकांक्षी शासक जो होगा, शासक द्वारा इन सिद्धांतों एवं परामर्शों का अवश्य ही पालन किया जाएगा, अर्थात वह इन्हें एक सफल शासन के गुणों के रूप में अपनाएगा। इस विषय में उनकी प्रमुख मान्यताएं निम्नलिखित हैं। शक्ति का अर्जन होना चाहिए। शासक का कर्तव्य राज्य में शांति व व्यवस्था बनाए रखना और इसकी बाहरी आक्रमण से रक्षा करना है। यह कार्य शक्ति के द्वारा ही किया जा सकेगा। अतः एक सफल शासक के लिए जरूरी क्या होगा कि वह शक्ति का अधिक से अधिक अर्जन करे तथा प्राप्त शक्ति के आधार पर साम्राज्य की रक्षा और विस्तार करे। प्रशिक्षित राष्ट्रीय सेना होनी चाहिए। मैकियावेली के समय में 3 प्रकार की सेनाओं का प्रचलन था। तो कौन कौन सी सेनाएं थी? राज्य की परंपरागत सेना होती थी, भाड़े की जो किराए पे ली जाती थी सेना, और राष्ट्रीय सेना होती थी। इस प्रकार की सेनाएं, जो प्रथम प्रकार की सेना है, पहली राज्य की परंपरागत सेना, उसमें इटली के विभिन्न राज्यों में थी। जो परंपरागत सेना थी वो बहुत ही इटली के विभिन्न राज्यों में विद्यमान थी उस समय। ये सेनाएं राजा एवं सामंतों के सैनिकों से मिलकर बनती थी। कैसे बनती थी? जो राजा होते थे एवं सामंतों के सैनिकों, राजा के सैनिक और सामंत के सैनिक जो होते थे वहाँ से मिलकर बनती थी। संकट काल में जब राजा को सेना की आवश्यकता होती थी तो उसे वहाँ से सेना शीघ्र उपलब्ध हो जाती थी, आसानी से, किंतु विभिन्न सामंतों की सेनाएं शीघ्रता से उपलब्ध नहीं हो पाती थी और वे कभी कभी विश्वसनीय भी नहीं होती थी, जो सामंतों की सेनाएं थी। इस स्थिति में क्या होता था? अब इस स्थिति में राजा क्या करते थे? धन व्यय करके भाड़े की सेना प्राप्त करते थे, किंतु ये जो सेना होती थी ये भी विश्वसनीय नहीं होती थी कि हम खरीदे तो हैं पैसा देकर, लेकिन ये भी क्या हमारे हक में काम करेगी, ऐसा कोई विश्वास करने लायक नहीं है। इस प्रकार राज्य की परंपरागत सेनाएं व भाड़ा की जो सेनाएं हैं, भाड़े की, किसी की सुरक्षा की गारंटी नहीं थी। तो मैकियावेली ने इन दोनों प्रकार की सेनाओं की
निंदा करते हुए, उसकी आलोचना करते हुए राष्ट्रीय सेना के गठन पर बल दिया है। तो ये राष्ट्रीय सेना के गठन पर बल देते हैं। युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए। मैकियावेली युद्ध को राजनीति का एक आवश्यक अंग मानता है। युद्ध क्या है? राजनीति का एक आवश्यक अंग है। राज्य की रक्षा एवं विस्तार के लिए युद्ध का विशेष महत्व है। उनका मानना है कि शांति का जो काल है, शांति का समय है, युद्ध की तैयारी का काल होता है। जो शांति में लोग क्या करते हैं, हथियार तैयार करते हैं युद्ध करने के लिए, उसमें पूरा सब बनाते हैं कैसे कैसे काम करना है। तो वहाँ पे एक प्रकार से शांति का काल जो होता है युद्ध तैयारी का काल होता है। अतः राजा को शांति काल में क्या होना है? भोग विलास, आलस्य व आराम से बचकर अपना ध्यान सेना की वृद्धि एवं प्रशिक्षण में लगाना चाहिए। कि नहीं कि शांत काल में बैठ के बढ़िया राजा आराम से जीवन व्यतीत करे। उस समय उसको भोग विलास, आलस सब त्याग कर देना चाहिए। और क्या करना चाहिए? अपना सारा ध्यान सेना की वृद्धि एवं प्रशिक्षण में लगाना चाहिए। कि उसको सोचना चाहिए जितनी अच्छी हमारी सेना प्रशिक्षित होगी, जितना अच्छा हम प्रशिक्षण दे पाएंगे, उतना अच्छा हमारे राज्य का विस्तार होगा और हम शक्तिशाली बनेंगे। तो ताकि क्या हो, आकस्मिक समय में आने पर वह राज्य की रक्षा कर सकें। अब ये जो प्रशिक्षण कराएंगे तो ये अच्छा प्रशिक्षण रहेगा। तो आकस्मिक अगर घटना उत्पन्न हो गया, आकस्मिक संकट आ गया अचानक से, तो वहाँ पे जो जब प्रशिक्षित होगी सेना तो वो बेहतर प्रदर्शन करेगी और राज्य की रक्षा करने में सफल होगी। और उसके अनुकूल अवसर पर क्या होगा, आने पर राज्य का विस्तार भी कर सके। शांति काल में लगातार सैनिक शक्ति की वृद्धि करने का लाभ यह भी है कि सामान्य जनता में अनुशासन व राष्ट्र प्रेम की भावना विकसित होती है। अब शांति काल की नीति क्या है? प्रायः क्या होना चाहिए? शांति काल में आंतरिक असंतोष उत्पन्न होते हैं। अब शांति में काल में क्या होता है? अंदर ही अंदर असंतोष उत्पन्न होता है और शासक की लोकप्रियता होती है वह प्रतिष्ठा घटने लगती है। मैकियावेली के अनुसार शांति काल में शासक को प्रजा के सामने विकास संबंधी बड़ी बड़ी योजनाएं प्रस्तुत करनी चाहिए ताकि प्रजाजनों को रोजगार मिले। इससे राजा की प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और प्रजा संतुष्ट रहती है। व्याघ्र लोमड़ी नीति का पालन करना चाहिए। अब इनकी जो शासक की एक प्रमुख समस्या अपने उग्र विरोधियों का अंत करना, जो उग्र विरोधी हैं उनका अंत करना और अपने विरुद्ध किए जाने वाले षड्यंत्रों को असफल करना है। जो राजा के विरुद्ध षड्यंत्र रचे जा रहे हैं उनको विफल करना है। तो मैकियावेली के अनुसार इस उद्देश्य से शासक को व्याघ्र शेर की भांति निर्दयी होना चाहिए ताकि शत्रुओं का कठोरतापूर्वक अंत किया जा सके। उसे अपने विरुद्ध रचे गए जालों षड्यंत्रों से अपनी रक्षा करने के लिए लोमड़ी के समान चालाकी का भी प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे व्याघ्र लोमड़ी की नीति का पालन करना चाहिए। मैकियावेली के शब्दों में जालों षड्यंत्रों को भांपने के लिए नरेश को लोमड़ी और भेड़िए को भयभीत करने के लिए शेर होना चाहिए। तो ये कथन है इनका। भययुक्त आचरण होना चाहिए। अब यहाँ पे ये क्या कहते हैं मैकियावेली के अनुसार प्रजाजनों को प्रेम तथा भय के आधार पर नियंत्रित किया जा सकता है, किंतु मानव स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि वह प्रेम की तुलना में भय द्वारा अधिक अनुशासित होता है। तो वो भय से ज़्यादा अनुशासित व नियंत्रित रहता है। अतः शासक को चाहिए कि वह प्रेम के स्थान पर भययुक्त आचरण करे, किंतु इसके साथ ही मैकियावेली शासक को अनुचित निर्दयता की नीति नहीं अपनाने की भी सलाह देते हैं कि इतना भी निर्दयी ना हो जाओ कि सब बेकार हो जाए, अन्यथा प्रजा भयभीत होने के साथ ही शासक से घृणा भी करने लगेगी। यह स्थिति शासक के अस्थायित्व के लिए खतरनाक होगी। सद्गुणों का प्रदर्शन, शासक में सद्गुण होना चाहिए। जो शासक है, राजा है अथवा नहीं, अब ये उसे उसका प्रदर्शन अवश्य करना चाहिए, चाहे सद्गुण हुए चाहे ना हुए, उसे अपना प्रदर्शन जरूर करना चाहिए। इससे शासक को प्रजा की श्रद्धा, भक्ति, आस्था एवं निष्ठा प्राप्त होती है। जब शासक वास्तव में सद्गुणी होता है तो प्रायः उसे असफलता ही मिलती है। मैकियावेली के अनुसार सद्गुणों के प्रदर्शन के लिए शासक को स्वांग व पाखंड का सहारा लेना चाहिए।
दिखावा करना चाहिए। उसे स्वयं को दयालु, धार्मिक, नैतिक, न्यायी एवं सत्यप्रिय दिखाना चाहिए, किंतु आवश्यकता होने पर ठीक इसके विपरीत आचरण करना चाहिए। सामान्य सदाचार का पालन करना चाहिए। अब सामान्य सदाचार का पालन करने के लिए बताते हैं। यह स्वयं शासक के हित में है कि वह वासनाहीन जीवन व्यतीत करे। कैसा जीवन व्यतीत करे? वासनाहीन जीवन व्यतीत करे, किंतु कम से कम उसे अपने हमेशा सदाचार के उन नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए जिसका उल्लंघन प्रजा में आक्रोश पैदा करता है। मैकियावली के अनुसार शासक को प्रजाजनों की स्त्रियों का पूर्ण सम्मान करना चाहिए और उनका हरण अथवा शीलभंग नहीं करना चाहिए। उसे कभी भी प्रजा के धन का हरण भी नहीं करना चाहिए। प्रजा के प्रति लूट मार की नीति प्रजा में शासक के प्रति विद्वेष उत्पन्न करती है, घृणा की भावना उत्पन्न करती है। पुरस्कार एवं दंड संबंधी नीति अपनानी चाहिए। शासक को चाहिए कि वह राज्य के योग्य व गुणी जनों का समय समय पर सम्मान करे और उन्हें अपने हाथ से पुरस्कार एवं उपाधियां दे। किंतु जब किसी प्रभावशाली व्यक्ति को दंडित करना हो तो शासक को यह कार्य अपने किसी अधीनस्थ द्वारा कराना चाहिए, ना कि स्वयं, ताकि जो शासक है उस पर सीधा आरोप न लगे और यदि आवश्यकता पड़े तो वह दंड को संशोधित करने के लिए स्वतंत्र रहे। अब राज्य के आर्थिक विकास में सहायता संबंधी क्या विचार है? शासक को स्वयं व्यापार व वाणिज्य संबंधी कार्य नहीं करने चाहिए। शासक क्या है, वो व्यापार व वाणिज्य संबंधी स्वयं कार्य नहीं करेगा, किंतु उसे राज्य में इनके विकास में सहायता अवश्य करनी चाहिए। जब राज्य में कृषि, व्यापार व वाणिज्य का विकास नहीं होता तो निर्धनता आती है और उसके कुपरिणाम शासक को भोगने पड़ते हैं। अतः उसे इन वर्गों के व्यक्तियों को प्रोत्साहन देना चाहिए। कानूनों का पालन करना चाहिए। शासक को प्रजाजनों एवं अधिकारियों से कठोरता पूर्वक कानूनों का पालन कराना चाहिए, क्योंकि इससे प्रशासन में भ्रष्टता समाप्त होती है। ठीक, जब कानून का पालन किया जाएगा तो प्रशासन में जो भ्रष्टाचार फैला है वो समाप्त होगा और शासन को स्थायित्व प्राप्त होगा। उसे पदाधिकारियों की भ्रष्टता एवं लापरवाही को समाप्त करने के लिए विधिक उपाय जो है करने चाहिए। मैकियावली ने जहाँ कठोरता पूर्वक कानूनों को लागू करने की बात कही है, वहीं उन्होंने कहा है कि स्वयं शासक द्वारा कानूनों को प्रजाजनों की संस्थाओं, परंपराओं एवं प्रथाओं के अनुसार बनाया जाना चाहिए, अन्यथा प्रजाजनों में असंतोष फैलता है। मितव्ययिता व उदारता की नीति। मितव्ययिता व उदारता की नीति, अब ये क्या है? राज्य के लिए धन की शक्ति का विशेष महत्व है, किंतु प्रजाजन जो हैं अधीनस्थ अधिकारी एवं सैनिक शासक से उदारता की भी आशा करते हैं। अतः मैकियावली का सुझाव है कि शासक का राजकोष क्षीण नहीं होना चाहिए और राज्य की सैनिक शक्ति पर विपरीत प्रभाव न पड़े, किंतु जब भी उसे युद्ध या लूट के द्वारा अधिक धन की प्राप्ति हो तो उसे ऐसा धन का एक बड़ा भाग प्रजा व सैनिकों में वितरित करना चाहिए। ऐसा करने से राजा को यश व प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। ये उदार भाव भी रखे प्रजाजन के अनुकूल में, जिससे प्रजाजन जो है खुश हो और राजा के प्रति यश और प्रतिष्ठा की भावना उनमें उत्पन्न हो, राजा के प्रति अच्छा व्यवहार करें। ऐसा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनाई जाने योग्य नीति। मैकियावली के अनुसार जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आधार क्या है? शक्ति है, पावर है। तो सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आधार शक्ति बताते हैं। अतः शासक को ऐसी नीति का पालन करना चाहिए कि कोई भी राज्य अधिक शक्तिशाली और प्रभुत्व संपन्न ना हो सके। अब ये कह रहे हैं कि शासक को ऐसी नीति का पालन करना चाहिए कि कोई भी राज्य अधिक शक्तिशाली और प्रभुत्व संपन्न ना हो सके और ना ही राज्यों में परस्पर सहयोग के द्वारा किसी शक्तिशाली राज्य की स्थापना हो। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे विभिन्न पड़ोसी राज्यों में परस्पर झगड़े उत्पन्न कराते रहना चाहिए, जैसे अमेरिका कर रहा है इस समय, और फिर स्वयं उनके विवादों में इस प्रकार हस्तक्षेप करना चाहिए कि वे आपसी विवादों के हल के लिए उसकी मध्यस्थता स्वीकारें। अब यहाँ पे हम देखते हैं आगे, विजित राज्य के प्रतिनिधि। जब शासक युद्ध में किसी राज्य को जीत ले तो उसे अपना उपनिवेश बना लेता है। उपनिवेश क्या है? बना लेना चाहिए। इस विजित राज्य की प्रजा का विश्वास एवं मित्रता प्राप्त करनी चाहिए।
इस दृष्टि से आवश्यक हो जाता है कि शासक क्या करे, उस राज्य के कानूनों, प्रथाओं, रीति रिवाजों एवं धार्मिक रीति रिवाजों में कोई परिवर्तन नहीं करे और प्रजा के प्रति सद्व्यवहार एवं मित्रता की नीति का पालन करे। जनसंख्या संबंधी नीति, शासक को अपने राज्य की जनसंख्या में वृद्धि होने देनी चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि का समर्थन कर रहे हैं यहाँ पे कि राज्य की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होनी चाहिए ताकि राज्य के लिए प्रचुर मात्रा में सैनिक उपलब्ध हों। मैकियावली ने राज्य के उत्थान एवं विस्तार में मानव शक्ति का विशेष महत्व स्वीकारा है। मैकियावली आधुनिक राजनीतिक चिंतक के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं मैकियावली को अपने युग का शिशु भी कहा जाता है और आधुनिक युग का प्रथम विचारक भी। वस्तुतः वह दोनों ही हैं। उन्होंने क्या किया, युग की समस्त राजनीतिक प्रवृत्तियों को अपने चिंतन में बहुत स्पष्ट ढंग से प्रस्तुत किया है। अतः वह अपने युग का शिशु कहलाने के अधिकारी हैं। इसके साथ ही उन्हें आधुनिक युग का प्रथम विचारक होने का गौरव प्राप्त होने के भी दो कारण हैं। पहला, प्रथम, उन्होंने अपने चिंतन द्वारा मध्य युग की विचारधारा का अंत करके उसको, जो मध्य युग की विचारधारा थी, तो उस मध्य युग की विचारधारा को अंत करके आधुनिक युग के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया। तथा द्वितीय, उसके विचार में ऐसे अनेक ऐसे तत्व बीज रूप में अथवा सांकेतिक रूप में दिखाई पड़ते हैं जो आधुनिक राजनीति तक चिंतन की प्रमुख विशेषताएं मानी जाती हैं। इस रूप में उसे आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक भी कहा जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक किसे कहा जाता है, तो मैकियावली को कहा जाता है। मैक्सी के अनुसार, मैक्सी ने कहा है वह प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक था। मैकियावली को कहा है मैक्सी ने। डनिंग का मत है, डनिंग कह रहे हैं कि यह कहना उतना ही सही है कि वह मध्य युग का अंत करना चाहता है, किंतु जितना कि यह कहना कि वह मध्य युग का अंत करने वाला विचारक है, क्योंकि उसने क्या किया, सामंतशाही, पोपशाही, मध्ययुगीन ईसाई चिंतन का विरोध कर उनके प्रभाव को ही समाप्त कर दिया। ये मैकियावली, डनिंग कह रहे हैं। मैकियावली के चिंतन की प्रमुख विशेषताएं हैं। मैकियावली के चिंतन की निम्नलिखित विशेषताओं के कारण उसके आधुनिक युग का जनक अथवा प्रथम विचारक कहा जाता है। तो कौन कौन सी हैं? यथार्थवादी एवं बुद्धिवादी दृष्टिकोण है इनका। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, आधुनिक अध्ययन पद्धति की शुरुआत की है इन्होंने। संघ राज्य का पूर्वगामी, व्यवहार में प्रभु सत्ता की धारणा को स्वीकृत किया है। शक्ति की राजनीति का जनक माना जाता है। आधुनिक समग्रवाद का पूर्वगामी, राष्ट्र राज्य का समर्थन किया है इन्होंने। राजनीति में अनैतिकता का समर्थन किया है, नैतिकता नहीं है, अनैतिकता है। व्यक्तिवाद का पूर्वगामी माना है। भौतिकवाद तथा उपयोगितावाद का पूर्वगामी। धर्म व नैतिकता से राजनीति का पृथक्करण। तो ये सारे हैं। मैकियावली की प्रमुख रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। द डिस्कोर्सेस ऑफ लाइफ, द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, द प्रिंस लिखी है इन्होंने 1532 में, और द आर्ट ऑफ वार। तो ये हमारा मैकियावली का ये कंप्लीट हो गया है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और घंटी वाला बटन जो है ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू।